भटेला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके थे, मैं यहाँ तक भाग फर्स्ट जो कि प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, मैंने बना दिया था। उसमें सेट नंबर 2 का पहला भाग जो था प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए और पढ़ लीजिए। अब वो भाग सेकंड पढ़ेंगे। भाग सेकंड आपका कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका रासायनिक समीकरण भर देना है आपको। ये जैसे पहला नंबर कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अपक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बन रहा। दूसरा कह रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, अपक्रिया जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तीसरा कह रहा है नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, इसमें बनता है आपका अमोनिया। चौथा कह रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसको देख लेते हैं। आपका कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका क्या कह रहा है, प्लस कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कह रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हो गया होता है CO2। आप क्रिया कराएंगे तो आपका इसमें कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपका क्या हो जाएगा जल। यानी इसको जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्रिया कराते हैं तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल बनता है। इसको क्या करना, समीकरण देना था, हमने समीकरण दे दिया। दूसरा नंबर आपका कह रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस आपका क्या हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक का फार्मूला आपका क्या होता है, जिंक का होता है आपका Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3, क्या होता है AgNO3। अब क्रिया इससे कराएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा आपका सिल्वर यानी Ag। इसमें कह रहा है सिर्फ इसमें क्या करना है, इसमें हर सूत्र इसके लिखना है और कुछ नहीं करना बस। अब तीसरा आपका कह रहा है, तीसरा कह रहा है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। आपका क्या कह रहा है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है H2। जब इसकी अब क्रिया कराएंगे तो आपका इसमें कह रहा है अमोनिया प्राप्त होता है यानी NH3। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है NH3। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा करा देंगे तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे 3 का गुणा करा देंगे तो 3 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन। बैलेंसी पूरी है, बैलेंसी जरूर आपको पूरा करना है, नहीं दोनों पक्ष आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपका कह रहा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 और प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट यानी हो जाएगा आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट। जब इसकी अब क्रिया कराएंगे तो आपको बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है यानी BaSO4 प्राप्त हो जाएगा प्लस सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है आपका NaCl। यानी यहाँ पे कितने क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे सोडियम कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2 का गुणा करा दूंगा। बैलेंसी पूरा करना पड़ता है, बैलेंसी अगर पूरा नहीं करेंगे तो आपका अब क्रिया क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो बैलेंसी को आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो अब क्रिया बन पाएगी आपकी। प्रश्न संख्या 6 का पहला पढ़ेंगे। कह रहा रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाए। हमें रासायनिक समीकरण भी देना है और कारण सहित समझाना है। कह रहा पहला नंबर, कापर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता क्यों। इसको हमें कारण सहित बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कापर की छड़ को सिल्वर, तो हमें रासायनिक समीकरण लिख लेंगे। इसका क्या लिख लेंगे, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, कापर, कापर का फार्मूला होता है आपका Cu को हम किस में डाल रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट, किस में डाल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, यानी आपका हो जाएगा AgNO3। क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट में जब डालते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होगा, आपका प्राप्त हो जाएगा कापर नाइट्रेट। क्या प्राप्त होगा, कापर नाइट्रेट यानी CuNO3 का होल ट्वाइस, इसको कापर नाइट्रेट बोलते हैं। प्लस क्या बचेगा आपका, प्लस बचेगा Ag। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे कापर की अपक्रिया जब कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से तो कापर नाइट्रेट बनता है प्लस Ag बनता है। ये नीले कलर का शेप होता है, किस कलर का, नीले कलर का, किस कलर का, नीला कलर का। ये हमारा कापर नाइट्रेट किस कलर का होता है, नीले कलर का। तो यहाँ पे इसको कारण बताएंगे, जो कारण आपका रहेगा, कारण क्या रहेगा, कारण इसको बताएंगे। इसमें कापर नाइट्रेट, इसमें लिख देंगे कापर
नाइट्रेट नाइट्रेट के विलयन कॉपर नाइट्रेट के विलयन का रंग नीला होता है। विलयन का रंग नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। इसके साथ छड़ पर भूरे किस कलर का? भूरे रंग की सिल्वर धातु जमा होती है। भूरे रंग की सिल्वर धातु जमा होती है। सिल्वर धातु जमा होती है। ये आपके कारण हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है ये हमारा नीले कलर का शेप है, ये किस कलर का हो जाएगा? भूरे कलर की सिल्वर यानी चांदी, एजी को बोलते हैं सिल्वर। इस सिल्वर कलर की यानी सिल्वर धातु जो होगी किस कलर की? भूरे कलर की। और नीला शेप होता है ये कॉपर नाइट्रेट। नीला शेप क्या होता है? कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा। आपका 6वें का दूसरा कह रहा है निम्नलिखित आयुपेशी नाम लिखिए। ये आपका दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड OH। ये बी नंबर है आपका HCHO। इसके आयुपेशी नाम लिखना है। आप इसे इधर लिख लेंगे। आपका ये है आयुपेशी नाम। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये आपका आयुपेशी नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर का आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल यानी एस्टिक अम्ल लिखा। इसको बोलते CH3COOH लिखा है आपका। क्या लिखा? CH3COOH। ये जो इस तरीके ये आपका हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा? बी नंबर का हो जाएगा आपका मेथेनल। ये आपका क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्योंकि एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो मेथ एक कार्बन में होता है और यह क्या है? CHO आपका अल हो जाएगा तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे तो मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यहाँ पे कितने हैं? दो कार्बन के साथ जुड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा एथ और यहाँ पे COOH ओइक होता है तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये CH3OH आपका एस्टिक अम्ल है। इसको आयुपेशी नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। और HCHO का मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7वां कह रहा क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखना है। इसको ध्यान से अच्छे से देखिए। रासायनिक समीकरण आपका पहला नंबर कह रहा है 7वां का पहला सोडियम जल से क्रिया करता है। दूसरा कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है। तीसरा कह रहा है लाल तप्त लोहे पर जल की वाष्प प्रवाहित करते हैं। चौथा कह रहा है इथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक के साथ 443 केल्विन पर गर्म करते हैं। ये आपका जो दिया है केवल रासायनिक समीकरण देना है, कुछ नहीं करना है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो हमने लिख रखा है यहाँ पे कह रहा है सोडियम जल से क्रिया करता है। किससे? सोडियम जल से क्रिया करता है। सोडियम का फार्मूला आपको पता होगा। सोडियम को होता है Na। हम जल से अब क्रिया करा देंगे। जल से अब क्रिया कराएंगे H2O तो आपका क्या प्राप्त होगा? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा यानी NaOH प्राप्त हो जाएगा। प्लस साथ में क्या? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये जो हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं आप इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपकी हाइड्रोजन गैस है। जब इसको बैलेंसी पूरा कर ले, सोडियम एक यहाँ पे है और हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 का गुणा करा देंगे। बैलेंसी पूरा करना बहुत अति आवश्यक है। यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे, 2 का गुणा इधर कराएंगे। अब बैलेंसी हमारी हाइड्रोजन 4 इधर भी है, हाइड्रोजन 4 इधर भी हैं और सब पूरा बैलेंसी क्या हो गया? पूरा हो गया। बैलेंसी करना बहुत अति आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी अब क्रिया। दूसरा नंबर कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है आपका CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अब क्रिया कराते हैं यानी H2O से अब क्रिया कराएंगे तो आपका प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं चूना। ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। प्लस साथ में क्या निकलता है? प्लस साथ में निकलती है ऊष्मा। क्या निकलती है? ऊष्मा। तो यहाँ पे इसको तो हाइड्रोजन 2 है और बैलेंसी पूरी कि नहीं पूरी? बैलेंसी हमारी पूरी है। आप चेक कर लीजिए। कैल्शियम इधर भी है, कैल्शियम एक इधर भी, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2। इस प्रकार बैलेंसी क्या हमारी है? पूरी है। तीसरा आपका कह रहा है लाल तप्त लोहे पर जल की अपक्रिया। लाल तप्त लोहे पर जल की अपक्रिया। तो लाल तप्त लोहा आयरन हो जाएगा Fe प्लस किसकी अपक्रिया कराएंगे? H2O से। किससे कराएंगे? जल से। आपको सवाल में कह रहा है कि वो जो सवाल कह रहा है सॉरी रिएक्शन में कह रहा है जल की वाष्प प्रवाहित की जाती है तो जल से कराते हैं तो हमारा क्या
Fe3O4 प्राप्त होता, प्लस साथ में क्या प्राप्त होती है, हाइड्रोजन Fe3O4। यानी इसका देखो तीन आयरन इधर है, तो यहाँ पे कितने गुणा करा देंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करा देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। अब आप कहानी हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो आगे यहाँ पे हम कितने गुणा कराएंगे, 4 का गुणा करा देंगे इस साइड, तो हाइड्रोजन हो गए हमारे 8, तो 4 का इधर भी गुणा कराना पड़ेगा, हाइड्रोजन हो जाएंगे 8। तो इस प्रकार हमारा क्या अपक्रिया बैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ये लाल तत्व लोहे पर जल के अपक्रियाकरण से ये प्राप्त हुआ, तो हमारा क्या है, ये आयरन ऑक्साइड, क्या है आपका आयरन ऑक्साइड, इसका लिखते जाएंगे आयरन ऑक्साइड है ये। इसी प्रकार ये कह रहा है एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ, एथेनॉल का सूत्र आपका होता है C2H5OH। एथेनॉल को हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल, क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। एथेनॉल को हम क्या करते हैं, H2SO4 यानी यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 और 443 एक क्या करते हैं, 443 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे प्राप्त होता है एथिलीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब प्लस जल साथ में क्या निकलेगा, जल निकल जाएगा, तो ये हमारा एथिलीन है, इसको क्या पढ़ते हैं, एथिलीन, यानी एथिलीन प्राप्त होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिलीन आपका प्राप्त हो जाएगा। पांचवी अपक्रिया है आपकी एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है। तो एथिल अल्कोहल का आपका फार्मूला होता है, एथिल अल्कोहल का होता है C2H5OH आपका एथिल अल्कोहल हो जाएगा, प्लस सोडियम के साथ अपक्रिया करा देंगे, किसके, सोडियम के, तो आपका प्राप्त होगा यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, सोडियम एथॉक्साइड, यानी C2H5ONA, यहाँ इसको बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड, क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड। और प्लस क्या प्राप्त होगा आपका, प्लस H2O निकल जाएगा, क्या निकल, नहीं सॉरी H2 निकलेगा, क्या H2 आपकी गैस निकल जाएगी यहाँ से। तो आप बैलेंसी पूरी कर लीजिए, जब बैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2, इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा करा देंगे, और यहाँ पे कितने का, यहाँ पे क्योंकि 2 है ना, यहाँ पे 2 का गुणा इधर करा देंगे, यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन और हमारा कितना बैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद ये हमारा सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होगा, जब एथिल अल्कोहल को किसके, सोडियम के साथ मिलाते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। अब छठवां कह रहा है मीथेन का दहन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 प्लस दहन किसकी, O2 की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है मीथेन का, तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा जल और साथ में CO2 गैस, क्या प्राप्त होगी, जल और CO2 गैस। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है 4, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ के 2 का गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे बैलेंसी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 4 यहाँ पे, तो ये सेट 2 का इधर भी गुणा करा देंगे, तो बैलेंसी हमारी क्या हो गई, पूरा हो गई। तो ये मीथेन का दहन कराते हैं तो आपका जल और साथ में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 7वें का अथवा आपका दिया है 7वें का अथवा कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला नंबर कह रहा है साबुनीकरण, दूसरा कह रहा है हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, तीसरा कह रहा है विकृत गंधिता। यानी तीनों के हमें क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो तीनों को सबसे पहले देखेंगे साबुनीकरण क्या है, साबुनीकरण को पढ़ेंगे। तो आपका साबुनीकरण जो है साबुन, 7वें का अथवा है आपका। अब साबुन कह रहा है साबुन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। साबुन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर आपका है कठोर साबुन, दूसरा होता है मृदु साबुन। तो कठोर साबुन या मृदु साबुन की जो हमारी टिप्पणी है, परिभाषा है, इसको पढ़ेंगे कि इसमें उच्च आणविक द्रव्यमान वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम, किसके, सोडियम तथा पोटेशियम लवणों साबुन कहलाते हैं। यानी पोटेशियम या सोडियम जब मिलाते हैं, इसके लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ये तेलों एवं वसा के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या तनु KOH द्वारा जल के अपघटन द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी ये इसको जब क्या करेंगे, तनु जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को जब तनु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं
तो आपका क्या सोडियम स्टेरेट यानी साबुन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? साबुन। तो सबसे पहले ये हमारी जो अपक्रिया है इसको जो है CH2O CO C17H35, इसको CHOCO C17H35 इसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 3 अणु किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के ले लेंगे। फिर इसके बाद अपक्रिया कराते हैं तो हमारा ग्लिसरॉल क्या प्राप्त होता है? आपका ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा? सोडियम स्टेरेट। क्या प्राप्त होगा? सोडियम स्टेरेट। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है? CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आपका क्या है? ग्लिसरॉल है। और साथ में क्या? C17H35 COONA, यानी 3 अणु के किसके? सोडियम स्टेरेट के प्राप्त होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? साबुन। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या हो जाएगा? साबुन। क्या हो जाएगा? साबुन। तो ये जो हमारा साबुन है यानी स्टेरेट यानी वसा के साथ जब क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं 3 अणु लेकर, तो ग्लिसरॉल तथा सोडियम स्टेरेट यानी साबुन प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमारा क्या है, अब इसके बाद ये जो यहाँ पे अणु लिए थे स्टेरेट, ये स्टेरेन वसा के जो अणु लिए थे किसके साथ मिला थे? KOH के साथ, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु ले लिया। इसमें भी ग्लिसरॉल और पोटेशियम स्टेरेट प्राप्त होता है, उसमें सोडियम स्टेरेट प्राप्त हो रहा था, इसमें क्या? पोटेशियम स्टेरेट प्राप्त हो रहा था। तो ये हमारा क्या है? ग्लिसरॉल और पोटेशियम स्टेरेट यानी C17H35 COO प्राप्त होता है। यानी Na की जगह क्या प्राप्त हो जाएगा? K प्राप्त हो जाएगा। इसी को बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं? इसी को साबुनीकरण बोलते हैं विद्यार्थियों। इसको अच्छे से पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 7वें का दूसरा कह रहा है अथवा का हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। क्या कह रहा है? हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। इसमें क्या हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या है, इसको समझते हैं। हाइड्रोजनीकरण वह अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के साथ हाइड्रोजन यानी H2 जोड़ा जाता है, आमतौर पर एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी निकिल हो सकता है या फिर प्लेटिनम हो सकता है या पैलेडियम धातु, कुछ भी हो सकता है, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़ा जाता है हाइड्रोजन। तो आपका यौगिक एक हो जाएगा, यौगिक मान लीजिए यौगिक हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसके साथ क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब जोड़ देते किसकी उपस्थिति में? निकिल की। किसकी? निकिल या फिर प्लेटिनम, इसको बोलते हैं निकिल। क्या बोलते हैं? निकिल की उपस्थिति में जब जोड़ते हैं तो आपका क्या बनेगा? आपका बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। इसको भी इस प्रकार कर सकते हैं, आपको इस तरीके से लिखना, तो C2H4 में प्लस हाइड्रोजन जोड़ देंगे किसकी उपस्थिति में? निकिल की। किसकी? निकिल। निकिल को बोलते हैं Na। क्या बोलते हैं? Na की उपस्थिति में करते हैं तो C2H6 प्राप्त हो जाता है, इसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। आपका क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन। क्या होगा? एथेन। तो यानी इसका कहने का मतलब है एथिलीन को जब हाइड्रोजन में जोड़ते हैं, हाइड्रोजनीकरण नाम है इसका। क्या नाम है? हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजन ही तो जोड़ेंगे। और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यह उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक, इसको बोलते हैं उत्प्रेरक की। तो एथेन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एथेन। अब क्वेश्चन संख्या 7वें का अथवा का तीसरा है। इसमें कह रहा है विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है? विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखेंगे। आपका विकृत गंधिता कह रहा है, इसमें जो है टिप्पणी लिखेंगे, जब तेल या वसा की वस्तु खाद्य पदार्थ वाष्पीकृत या वाष्पशील होकर अपचयित हो जाता है, इन गंध तथा स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, जब खाद्य पदार्थ जैसे मान लीजिए आपका चिप्स वाला पैकेट हो गया, उसमें गैस भरी होती है, कौन सी? नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन गैस निकल जाती है या उसमें छेद कर दिया जाता है तो धीरे धीरे उसका स्वाद क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। कुछ देर रखने पर, कुछ दिनों तक रखने पर उसका स्वाद क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यही चीज़ कह रहा है कि जब तेल या खाद्य पदार्थ वाली वस्तु को क्या करते हैं? वाष्पीकृत कर दिया, यानी ऑक्सीजन उसमें क्या हो जाती है? घुस जाती है अंदर पैकेट में, तो वो क्या हो जाती है? वो स्वाद उसका चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। इसे के रोकने के उपाय आपके क्या है? खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। यानी इसका क्या है? रोकने के उपाय क्या है? खाद्य पदार्थ यानी जो चिप्स वाला पैकेट है वायुरोधी पदार्थों में रखना चाहिए, यानी वायु नहीं वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और दूसरा कह रहा है निम्न ताप पर पके हुए खाने को रखना चाहिए, यानी अधिक तापमान ज़्यादा रखेंगे तो भोजन क्या हो जाएगा?
खराब हो जाएगा, इसीलिए निम्न ताप पर रखना चाहिए। निम्न ताप का मतलब होता है जहाँ पे तापमान कम हो। खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स, क्या आलू चिप्स इत्यादि को की पैकिंग में O2 हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देना चाहिए, यानी ऑक्सीजन की जगह क्या भरना चाहिए, नाइट्रोजन गैस भर देनी चाहिए। ये हमारी क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन नहीं वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट हो रही तो स्वाद उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उपभाग थर्ड यानी क्या हो जाएगा, तृतीय। 8वां क्वेश्चन कह रहा, आपका प्रश्न कह रहा, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मतलब इसकी उदाहरण सहित क्या करना है, व्याख्या करना। उपभाग थर्ड यानी जीव विज्ञान का पोर्शन ये आपका दिया हुआ है। अभी तक हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का, किसका, रसायन विज्ञान का। अब आ गया जीव विज्ञान का। तो इसमें कह रहा है आहार श्रृंखला में आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो भाग थर्ड है, इसका जीवमंडल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। जैसे जीवमंडल का मतलब होता है जो हमारा पर्यावरण में जितने भी जीव जगत में रहने वाले जो प्राणी हैं उसको ऊर्जा जो होता है स्रोत जो होता है जो सूर्य है वो ऊर्जा सभी को दे रहा है। हरे पेड़ पौधे ऊर्जा के रूप में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही है। यानी इससे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं विद्यार्थियों, भोजन बनाते हैं। जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक भोज्य पदार्थ में संचित कर लेते हैं। यानी रासायनिक ऊर्जा में बदलकर किसमें, कार्बनिक भोज्य पदार्थ में संचित कर लेते हैं। जैव जगत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पौधे पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल। यानी जैव जगत का मतलब जितने भी जीव प्राणी हैं वो किस पर, पादप पर, पादप को क्या करते हैं, भोज्य 90% जो जीव जगत है वो क्या करते हैं, पादपों पर निर्भर रहते हैं, यानी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। इसी को आहार श्रृंखला एवं क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। आप आहार श्रृंखला एवं आहार जाल उदाहरण जो है ये इस प्रकार पैराग्राफ इस बना लेंगे। जैसे इसमें सूर्य का प्रकाश जो हमारा स्रोत हो जाएगा, उससे जो उत्पादक जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य का प्रकाश लेंगे, अपना भोजन बनाएंगे, फिर इसको शाकाहारी लोग खाएंगे। शाकाहारी में जैसे हिरन हो गया, और आपका हिरन है, और क्या हो जाएगा, हिरन और भी अन्य प्रकार के हैं जो मतलब सिर्फ शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो ये सिर्फ क्या करते हैं, साग सब्जी खाते हैं। क्या खाते हैं, साग सब्जी। फिर आपका आता है मांसाहारी। क्या आता है, मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब होता है सर्वाहारी। इसको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी, यानी सभी चीज़ खाते हैं, यानी साग सब्जी भी खाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य सर्वाहारी में आ जाएगा। कुत्ता हो गया, है ना, बिल्ली हो गया। इस प्रकार जो हमारी क्या है, आदि प्रकार से उदाहरण एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये हमारे मांसाहारी यानी सर्वाहारी में आते हैं। किस में आते हैं, सर्वाहारी। और अब आता है शीर्ष मांसाहारी। शीर्ष मांसाहारी जो मांस वर्ग आते हैं, जैसे हो गया चीता हो गया, आपका बाघ हो गया, लोमड़ी हो गया। इस प्रकार ये सिर्फ क्या कहते हैं, मांस खाते हैं। तो इनको किसमें, शीर्ष मांसाहारी पे रखा जाएगा, ये सर्वाहारी में आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर जैसे एग्जाम में जिस प्रकार से नहीं, अगर आपका क्वेश्चन आता है जैसे 4 नंबर का होगा तो और बड़ा लिखेंगे। इसी प्रकार में पेड़ पौधे के बारे में लिख देंगे, सूर्य के प्रकाश के बारे में लिख देंगे, शाकाहारी हिरन के मतलब ये कैसे किस पे निर्भर रहता है, इस प्रकार लिख देंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन कर देंगे जिस प्रकार से नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला नंबर कह रहा है आहार श्रृंखला में सूर्य के प्रकाश का महत्व। दूसरा कह रहा है कचरा प्रबंधन। तीसरा कह रहा है ओजोन परत लाभदायक है या हानिकारक, व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं जो प्रश्न है हमारा। तो सबसे पहले जो प्रश्न है इस तरीके से, ये सूर्य के प्रकाश के लाभ देखेंगे। स्वपोषण के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पौधे के लिए, ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों के यौगिक CO2 H2O से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी CO2 और OH2O की आवश्यकता तो होती है, साथ में किसकी, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। कुछ जीवाणु सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं।
जैसे जीवाणु होंगे। अब सभी हरे पौधे किस पे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसका महत्व बनाना है, सूर्य के प्रकाश का महत्व क्या है पेड़ पौधों पर। ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, यानी ग्लूकोज का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, तथा ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। यानी ऑक्सीजन जब मुक्त करेंगे तभी तो हम लोग क्या जीवित रहेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। यह क्रिया पौधों के हरे भागों, हरी पत्तियों में होती है, यानी पत्तियों में, हरी पत्तियों में होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल कौन लेता है, पेड़ पौधे। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधे की जड़ों से। पौधा अपने जड़ों से जल प्राप्त करता है, और CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, उसको पौधा लेता है। सूर्य का प्रकाश अत्यधिक जरूरी है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। साथ में क्या, क्लोरोफिल। तो यहाँ पे ग्लूकोज बनाता है और क्या, O2 निकालता है। O2 निकालेगा, साथ में जल। जब O2 यानी ऑक्सीजन निकालेगा तभी तो हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। तो सूर्य के प्रकाश के महत्व है। जब सूर्य का प्रकाश क्या है, इसी में विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आएगा। जब सूर्य का प्रकाश जब पौधे को, पादप को हरा भरा करेगा तो तभी तो विषमपोषी जो पोषण जीव हैं तो ये तभी तो क्या करेंगे, ये सूर्य के पादप यानी पेड़ पौधे, उनको क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। विषमपोषी पोषण वाले जीव यानी परपोषी या विषमपोषी पोषण वाले जीव ये क्या करेंगे, पेड़ पौधों को अपना क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। अब आता है कचरा प्रबंधन पर टिप्पणी लिखना था, जो कि दो नंबर क्वेश्चन दिए था। तो कचरा प्रबंधन पर टिप्पणी लिखेंगे, मानवीय क्रियाकलापों के कारण दैनिक जीवन में बेकार समझ कर फेंकी या त्यागी गई ठोस वस्तुएं ही ठोस अपशिष्ट कहलाती हैं। जिस प्रकार कचरा में बेकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गया, रद्दी कागज, पॉलीथीन, पैकिंग बॉक्स तथा रेपर, रबड़ तथा धातु के बेकार टुकड़े, बेकार प्लास्टिक, टूटे चीनी मिट्टी तथा कांच के बर्तन, फलों तथा सब्जियों के छिलके, फटे पुराने वस्त्र तथा बेकार चमड़ा, घरों का बेकार तथा टूटा फूटा सामान आदि ठोस अपशिष्ट के समान उदाहरण है। इस प्रकार नॉर्मली सी बात है, अगर जो व्यक्ति होता है, जो बेकार की वस्तुएं होती हैं, उनको क्या कर देता है, कचरा प्रबंधन पर, यानी वहाँ पे क्या कर देता, फेंक देता है। ये हमारा क्या होता है, इस कचरा प्रबंधन के निपटान के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम करेंगे। नगरीकरण, विकास, पश्चात संस्कृति तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रतिदिन शहरों में लाखों टन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है। ये हमारे क्या दैनिक जीवन में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये क्या व्यर्थ पदार्थ ये हमारा निकलता है। इसको कचरा निपटान के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जैव निम्नीकरण, एक होता है अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण के अंतर्गत वे चीज आते हैं, जैसे कह दिया जाएगा नहीं, इसमें क्या है, जैव निम्नीकरण के अंतर्गत वे चीज आते हैं कि जैसे जैव निम्नीकरण का मतलब होता है, जैसे फैक्ट्री में भेज देना चाहिए चक्रण हेतु। जैसे प्लास्टिक होता है ना, कबाड़ी वाले व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो वो क्या करता है, वो फैक्ट्री में डाल देता है, पुनः चक्रण हो जाता है। पुनः चक्रण का मतलब होता है ऐसा प्लास्टिक जो क्या होता है, पुनः चक्रण हो जाएगा। जैसे थर्मोप्लास्टिक होता है, पुनः चक्रण होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पुनः चक्रण नहीं होता है। तो जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट कचरे को पुनः चक्रण हेतु फैक्ट्री में भेज देना चाहिए। इसका पुनः उपयोग किया जा सके, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि के कचरे को पिघलाकर इसमें सल्फर तथा एस्फाल्ट आदि रसायनों को मिलाकर इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाने लगा है। जैसे कांच, टीन के डिब्बे आदि का पुनः चक्रण द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है। अनुपयोगी अजैव निम्नीकरण के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब यही है कि जो पुनः चक्रण हो जाए, जैसे कबाड़ी वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, उसको लेने के बाद पुनः चक्रण हो जाता है, इसलिए वो लेकर फैक्ट्री में भेज देता है। जो जैव निम्नीकरण होता है, जैव निम्नीकरण वो होता है जैसे गोबर की खाद हो गई, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, मल हो गया, मूत्र हो गया, ये सब क्या, इनको इकट्ठा करके हमें क्या करना है, या इसको खाद बना लेना है। खाद बनाने के बाद इसको क्या करना है, खेतों में डाल देना है। ये इसको गोबर की खाद तैयार की जाती है। इसी प्रकार दैनिक अवस्थाओं के लिए ऐसे पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जैसे जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हों। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हमारा कचरा प्रबंधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा है, कह रहा था ओजोन परत लाभदायक या हानिकारक, व्याख्या कीजिए। तो ओजोन परत के बारे में देखेंगे। विद्यार्थियों, मैं इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी तेज बुखार रहा है, इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बुक से ही समझा दे रहा हूँ।
आप लोग बुक से इसको समझ में आ जाएगा आपको। अब इसमें कह रहा है ओजोन ऑक्सीकरण का एक अपर रूप है। ओजोन जो होता है आपका O3 होता है और ऑक्सीजन होता है O2। ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणुसूत्र O3 है। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु की सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट यानी यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में क्रिया करके बनती है। मतलब इसका कहने का मतलब है O2 जो होता है, O2 पराबैंगनी किरणों से अब क्रिया करता है और क्या बनाएगा, नवजात ऑक्सीजन। ये O बराबर आपको लिखा रहेगा O+O, तो ये आपका नवजात ऑक्सीजन होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, नवजात ऑक्सीजन। अगर सिंगल O लिखा है तो इसको नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। जैसे O2 प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, नवजात ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपका क्या बनाएगा O3 यानी ओजोन परत बनाएगा। क्या बनेगा, ओजोन गैस जो है O3 हमारी क्या है, ओजोन गैस। ओजोन पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बनाती है जिससे ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जो सूर्य से जो किरणें आती हैं उसमें पराबैंगनी किरणें होती है, उसको सोख लेती है। कौन सोख लेती है, हमारी ओजोन परत। पराबैंगनी विकिरण पायतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होती है। इस प्रकार ये पायतंत्र को नष्ट होने से बचाती है, इसलिए क्या है, लाभदायक है हमारे लिए। क्या है, दैनिक जीवन में हमारे जो ओजोन परत है वो लाभदायक है। ओजोन परत का क्षरण नहीं होना चाहिए। हमें जितना से जितना ज़्यादा हो सके एसी को बंद रखना चाहिए, जो एसी होता है, क्योंकि CO2 गैस की अधिकता के कारण इन्वायरमेंट में जो होता है अधिकता हो जाएगी तो CO2 गैस कहाँ चली जाएगी, ओजोन परत में चले जाएगा। ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा जिसके कारण पराबैंगनी किरण क्या करेंगे, सीधा पृथ्वी पर आ जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ओजोन परत हमारे लिए लाभदायक है ना कि हानिकारक। क्या है, ओजोन परत लाभदायक है। प्रश्न संख्या आपका 10वां हो जाएगा। कह रहा जनन में विभिन्नता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। मतलब जनन में विभिन्नता के क्या महत्व है, इसमें निबंध लिखना है। कोई कितने शब्द लिख देना है, कोई 150 शब्द लिख दीजिए। कितने, 150 शब्द। तो यहाँ पे देखिए, मानव में लैंगिक जनन, आपका जनन के विभिन्नता के महत्व क्या क्या विभिन्नता इसमें पाई जाती है, इसको देखेंगे। कह रहा है सभी स्तनियों में मादा व नर जंतु अलग अलग होते हैं। क्या, कभी किसी में नर जंतु और किसी में मादा जंतु अलग अलग हो। जैसे मनुष्य में स्त्री व पुरुष होते हैं, इनको जरायु जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायु जंतु। अंडे के निषेचन से लेकर भ्रूण तथा शिशु के निर्माण तक की सभी क्रियाएं स्त्री के शरीर के अंदर होती हैं। मतलब ये क्या होता है, स्त्री के शरीर क्या होती है, अंदर होती हैं। भ्रूण स्त्री के शरीर के अंदर अपरा आंवल से जुड़ा होता है, जिसे जन्म के समय अलग करना पड़ता है। मतलब इसका कहने का मतलब यही है, जो आंवल से जो अपरा जुड़ा होता है, अपरा यानी प्लेसेंटा नाम होता है, आंवल बोलते हैं इसको। ये स्त्री में होता है, जो कि क्या करता है, भ्रूण को ऊर्जा प्रदान करता है। किसके द्वारा, आंवल द्वारा। ये भ्रूण को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे जन्म समय अलग करना पड़ता है, जिसकी जो नाभि में लगा होता है। नाभि यानी नाभि में क्या होता है, लगा होता है। इसी को बोलते हैं हम क्या, आंवल या क्या, अपरा या प्लेसेंटा। स्त्री के गौण लैंगिक लक्षण क्या है, इसको भी देख लेते हैं। स्त्री में गौण लैंगिक लक्षण, स्त्री में क्या क्या होता है। लड़कियों में रजोधर्म प्रारंभ होने से पूर्व अंडाशय का विकसित होना। मतलब इसके कहने का मतलब, रजोधर्म का मतलब होता है हर माह में यानी 28-29 दिन में क्या होता है, रजोधर्म होता है। आर्तो चक्र भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं कितने वर्ष में, 11 से 13 वर्ष की उम्र में स्रावित होने लगता है। किसमें, स्त्रियों में, और लड़कों में 12 से 15 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है, जिसे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। स्त्रियों में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स होता है, लड़कों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन और एंडोन्यूक्लियर नामक हार्मोन्स होता है, जिससे दाढ़ी मुच्छे आ जाते हैं बच्चों में। किसमें, दाढ़ी मुच्छे आ जाते हैं 11 से 13 साल में दाढ़ी मुच्छे आते हैं लड़कों में। और लड़कियों में क्या होते हैं, जननांग में बाल आ जाते हैं। इसके निम्न लक्षण विकसित हो, स्तनों का विकास। लड़कियों में क्या होता है, स्तनों का विकास होता है। क्या होता है, स्तनों का विकास। बाह्य जननांगों का विकास होना। श्रोणी भाग का चौड़ा हो जाना, श्रोणी भाग का चौड़ा हो जाना। मासिक स्राव व आर्तो चक्र का प्रारंभ होना। ये आपके किसके हैं, अब बगल तथा जननांगों के आसपास बालों का उगना। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, उसी प्रकार ये बालों तथा क्या उसमें बाल उगना।
इसी प्रकार आपका क्या है, पुरुष के गौण लैंगिक लक्षण। पुरुष के क्या क्या गौण लैंगिक लक्षण हैं? लड़कों के यौनारंभ प्रारंभ होने के समय लगभग 15 से 18 वर्ष की आयु में विकसित होने लगते हैं। इसके प्रमुख लक्षण है शरीर की सुडौलता है, शरीर अधिक मजबूत हो जाता है, कंधे का चौड़ा हो जाना, लंबाई में वृद्धि आदि। मतलब किसके है? ये पुरुषों की बात कर रहा है, जो लड़के होते हैं। अब शरीर की सुडौलता हो गई, शरीर पर बाल, चेहरे पर मूछ और बाद में दाढ़ी के बाल निकलने लगते हैं। बाह्य जननांगों के आसपास बाल उगाते हैं, यानी बाह्य जननांगों की बात कर रहा है, क्या हो जाते हैं? बाल उगाते हैं। आवाज़ का भारीपन, आवाज़ में काफ़ी परिवर्तन आने लगता है। और क्या होता है? वृषण में शुक्राणु का बनना तथा पीयूष ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होने लगता है। ये 20 वर्ष तक अधिक सक्रिय रहता है। ये जो है बच्चों की बात कर रहा है, जो 15 से 18 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है। अधिकतर 15 से 18 वर्ष में देखने को मिल जाता है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है पाचन क्या है? मानव में पाचन क्रिया का विस्तार से सचित्र वर्णन करना, यानी चित्र के साथ क्या करना है? इसका वर्णन करना। पाचन, जो मानव शरीर का जो पाचन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये कह रहा है मनुष्य में पाचन, मनुष्य में पोषण, ये पहले वाले सेट में हो चुका है। आहार नाल की बात कर रहा था, इसमें पूरे पाचन की बात कर रहा है। इसमें जिह्वा होता है। इस प्रकार का चित्र आपको बना लेना है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। और ये आपका क्या है? पाचन तंत्र है। क्या है? मानव का पाचन तंत्र। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और देख लीजिए। इस तरीके का चित्र एग्जाम में बनाना है आपको। यह आपका पाचन, मानव पाचन तंत्र है। मानव पाचन तंत्र विभिन्न अंगों की भूमिका। मुख गुहा क्या होता है? ये 2 होठों से घिरा हुआ एक मुख, अंदर मुख गुहा होता है। मुख में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। जीभ का कार्य क्या होता है? जीभ लुगदी बनाकर क्या करती है? वो ग्रास नली में डाल देती है भोजन को, जिससे ग्रास नली का कार्य क्या होता है? ग्रास नली से सीधा भोजन कहाँ पे चला जाता है? आमाशय में चला जाता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। आमाशय का कार्य क्या होता है? आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है, जिससे भोजन पचित होता है। क्या होता है? आपका भोजन पचित हो जाता है। 10 से सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ग्रसनीली भोजन आमाशय तक पहुंचता है। इस प्रकार से आप जठर रस वगैरह निकलता है। आमाशय का कार्य जो है आपका, छोटी आंत क्या हो जाएगा? छोटी आंत में 6 से 7 मीटर लंबी होती है और इसमें सबसे ज़्यादा भोजन ज़्यादा समय तक रुकता है। 6 से 7 घंटे के लमसम रुकता है। सबसे ज़्यादा भोजन यहीं पे छोटी आंत में रुकता है। और इसका रसांकुर होते हैं, अवशोषण करती है। भोजन का अवशोषण यहीं पे होता है, जितना ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसके बाद भोजन कहाँ पे आता है? बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में 1.5 मीटर क्या होती है? चौड़ी होती है। और इसका सिरा 7 सेंटीमीटर सक्रिय बंद नली में क्या होता है? खुलता है। तो ये बड़ी आंत, छोटी आंत से भोजन कहाँ पर आता है? बड़ी आंत में। छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है। फिर ये धीरे धीरे मलाशय में खुलता है। बड़ी आंत से मलाशय का कार्य क्या है? मलाशय में अंतिम 7 से 8 इंच लंबा होता है। यहाँ भोजन केवल जल का शोषण करता है। किसका? जल का शोषण करेगा, जिसे हम विष्ठा के रूप में बाहर निकाल देते हैं। गुदा द्वार होता है। गुदा द्वार का आंतरिक भाग क्या होता है? ये मांसपेशियों का छल्लेनुमा बना होता है, जिसके द्वारा मल को त्याग दिया जाता है। यही हमारा पाचन तंत्र का पूरा था। इसी को क्या करना है? वहाँ पे एग्जाम में अच्छे से लिख के आना है। आप लोग अच्छे से लिख के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय हेतु हार्मोन्स की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। ये आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है इसमें समन्वयन की बात कर रहा है, तो कह रहा है हमारे शरीर में लगभग सभी अंग तंत्रों, अंगों, ऊतकों आदि में होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं में वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत आदि को नियंत्रित, नियमित तथा समन्वित करने का महत्वपूर्ण कार्य हार्मोन्स ही करते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये है, जो ऊतक जो टूट फूट जाते हैं वो हार्मोन्स ही क्या करते हैं? उसको बना देते हैं। ये शरीर के भीतरी वातावरण को संतुलित दशा में बनाए रखने अर्थात समस्थिति प्राप्त कराने में अन्य तंत्रों तथा क्रियाकारी पदार्थों का सहयोग करते हैं। ये अति सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं। इसके जो हार्मोन्स होते हैं छोटी छोटी मात्रा में उत्पन्न होते हैं, फिर इकट्ठा हो जाते हैं। विभिन्न क्रियाओं को कराने में सफल होते हैं, फिर भी इनका कम या अधिक श्रवण होने पर शरीर में कार्यात्मक रोग होने की संभावना हो जाती है। जैसे कम या ज़्यादा हो जाएगी तो इसके क्या हो जाएगी? रोग बढ़ने की संभावना हो जाएगी। इसलिए हार्मोन्स नॉर्मल मात्रा में उत्पन्न होने चाहिए। हक्सले के अनुसार ये शरीर के रासायनिक दूत हैं। दूत का मतलब होता है जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ये बाहरी जो जो कीटाणु से इससे लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। दूत है, यद्यपि ये क्रिया प्रारंभ तो नहीं करते, किंतु क्रियाओं की गति को नियंत्रित या नियमित करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए हमारे क्या होते हैं? नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं।
विवरण के अनुसार हार्मोन्स शरीर का रासायनिक समन्वय नियमन करने, कार्यात्मक गति को बनाए रखने के साथ साथ वृद्धि, सुरक्षा, लैंगिक लक्षणों, जनन, उपापचय आदि का नियमन नियंत्रण करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जनन जो होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, बालों का उगना, आवाज़ का भारीपन, जैसे कि मैंने आपको बताया है भी, वो सब किसके अंतर्गत आता है? नियमन नियंत्रण करते हैं। वास्तव में बिना समअस्थिक्य प्राप्त किए जीवित कोशिकाओं, ऊतक आदि अपना कार्य सुचारू रूप से ही कर नहीं सकते। अगर हार्मोन्स नहीं होंगे तो ऊतक अपने आप से नहीं बनेंगे, जैसे टूट जाते हैं ऊतक, है ना, तो वो अपने आप धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, हार्मोन्स के कारण वो सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। अगर हार्मोन्स नहीं होगा तो ये सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे। और हार्मोन्स इस कार्य में अति सूक्ष्म होकर भी सहयोग करते रहते हैं। यानी हार्मोन्स अगर होंगे तो क्या करते रहेंगे? सहयोग करते रहेंगे। हमारे शरीर पर तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय तथा हार्मोन्स नियमन समन्वय परस्पर सहयोग में तथा नियामक रूप से कार्य करता रहता है। यही नहीं, ये दोनों प्रकार के तंत्र परस्पर अपने आप में भी पुनर्विवेश करके शरीर की समस्त क्रियाओं को सफलतापूर्वक तथा संतुलित अवस्था में संचालित होने देते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि आप क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से जैसे पुनर्विवेश समन्वय करने के लिए ये हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपस में समन्वय कर लेते हैं। समन्वय का मतलब होता है जो तंत्रिका तंत्र है इनको सूचना प्रदान करते रहते हैं कि मस्तिष्क द्वारा, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन्स हो गया, इस प्रकार से कई ढेर सारे हार्मोन्स हैं शरीर में, मानव शरीर में, जो क्या करते हैं, अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहते हैं। इसी को बोलते हैं मानव में नियंत्रण, समन्वय एवं समन्वय हो तो हार्मोन्स की भूमिका क्या है, ये आपका इसी प्रकार से लिख देना है। हार्मोन्स के बारे में लिख देना है, जैसे कि मैंने हार्मोन्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में बता चुका था। आप प्ले लिस्ट में जाकर और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।